बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग, या हम इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की तरह ही बायोलॉजिकल वेदरिंग भी होती है। इसमें फ़र्क इतना होता है कि फिजिकल वेदरिंग में जो मटेरियल है जिसका की वेदरिंग होनी है, जो ये स्ट्रक्चर या जिसको हम रॉक कह लेते हैं, सपोज कीजिए, उस रॉक का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसमें टूट फूट होती है जिसकी वजह से उसकी वेदरिंग स्टार्ट होती है। वेदरिंग मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, ठीक है। केमिकल वेदरिंग में कि उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसकी वजह से फिर उसका डिसइंटीग्रेशन होगा रॉक का, ठीक है, या किसी भी मटेरियल का। बायोलॉजिकल वेदरिंग में बायोलॉजी मतलब लाइफ, लाइफ मतलब लिविंग बींग्स की वजह से रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है। अब आप कहेंगे लिविंग बींग की वजह से कैसे होगा, हम लोग तो हथौड़ा जाकर नहीं मारते, ये क्वेश्चन आएगा सबसे मन में। हम लोग नहीं मानते, लेकिन सिर्फ ह्यूमंस ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है अर्थ पे, बाकी सब ऑर्गेनिजम्स भी हैं। इवन ह्यूमंस भी, वी ऑल्सो मूव ऑन द अर्थ। हम भी तो मूव करते हैं ना, हम पेड़ लगाते हैं, हम पेड़ काटते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह मिट्टियाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों से वेदरिंग पे फर्क पड़ता है। और हमारा तो है ही, हमारे अलावा और भी बहुत से जानवर जो होते हैं, जो कि बिल बना करके रहते हैं या जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, चलते फिरते हैं, उनकी वजह से भी वेदरिंग में वेदरिंग जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से वेदरिंग होती है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वेदरिंग, चैप्टर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, एनसीईआरटी क्लास 11। मेरा नाम अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल, ठीक है। चलिए आज के पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। बायोलॉजिकल वेदरिंग टर्म क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया। बायोलॉजिकल लिविंग जो फॉर्म्स है उनकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक्स का या मटेरियल का, उसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए, बायोलॉजिकल वेदरिंग इज कंट्रीब्यूशन टू और रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम द वेदरिंग एनवायरनमेंट। ये क्या कह रहा है कि बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब है कि जिस एनवायरनमेंट की वेदरिंग हो रही है उसमें से मिनरल और आयंस का रिडक्शन होना, रिमूवल होना या एडिशन होना, कंट्रीब्यूशन होना। मिनरल्स और आयंस यही होते हैं ना रॉक में, मिनरल्स और आयंस ही तो होते हैं। मिनरल्स और आयंस या तो उससे निकल जाना, सब्ट्रैक्शन हो जाना, रिमूवल हो जाना, या फिर उसमें और ज्यादा एड ऑन हो जाना, ठीक है, कंट्रीब्यूट हो जाना। अब ऑब्वियसली बात है, ऐसा कुछ होगा तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज होगा और फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, है ना। एंड फिजिकल चेंजेस, और सॉरी, यहां तक तो केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, रिमूवल और एडिशन से, कंट्रीब्यूशन रिमूवल से उसमें केमिकल चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर उसके फिजिकल चेंजेस भी आते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से, ड्यू टू ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और मूवमेंट भी तो होती है की वजह से, अगर कोई फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। कहने का मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग जो वो अपने आप में वेदरिंग नहीं है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से वेदरिंग हो रही है। टॉपिक का नाम देखिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। इससे पहले जो हमने पढ़ा था केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेसेस नहीं है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग है। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि बायोलॉजिकल वेदरिंग कुछ नहीं होती, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से वेदरिंग होती है। और वो वेदरिंग दो तरह की होती है, तो केमिकल होगी या फिजिकल होगी। केमिकल मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन और रिमूवल ऑफ मिनरल्स एंड आयंस। अगर ऐसा हुआ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन या रिमूवल हुआ मिनरल्स और आयंस का, तो केमिकल वेदरिंग होगी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से। और अदर फिजिकल चेंजेस आए ड्यू टू ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। मूवमेंट ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज आल्सो ए बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसकी वजह से अगर फिजिकल चेंजेस आए तो फिजिकल वेदरिंग होगी। तो कहने का मतलब बायोलॉजिकल वेदरिंग खुद से कुछ नहीं करती है, वो केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग के लिए एक सरफेस प्रोवाइड कराती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया। इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, सबसे पहले बताया था कि ये तीनों टाइप की वेदरिंग जो एक साथ काम करती रहती है। अगर फिजिकल, कहीं पे फिजिकल वेदरिंग हम बोलते हैं तो इसका मतलब वहां पे फिजिकल वेदरिंग का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। केमिकल वेदरिंग होती है तो मतलब केमिकल वेदरिंग का सब प्रोसेस का सबसे कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है उनकी वजह से फिजिकल और केमिकल वेदरिंग जो है वो जल्दी से रॉक को डिसइंटीग्रेट कर पा रही, तो इसका मतलब वो बायोलॉजिकल वेदरिंग हो रही है वहां पे, यही है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से केमिकल वेदरिंग भी हो जाती है और फिजिकल वेदरिंग भी हो जाती है। केमिकल वेदरिंग कैसे? कंट्रीब्यूशन टू एंड रिमूवल ऑफ मिनरल्स। और फिजिकल वेदरिंग कैसे? चेंजेस ड्यू टू मूवमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहां तक आई गेस आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आ जाइए, बरोइंग एंड वेजिंग। अब अगली लाइन कह रहा है बरोइंग एंड वेजिंग। बरो का मतलब बिल बनाना, एंड वेजिंग का मतलब होता है दो
सब एक ही सब्सटेंस को सेपरेट अलग अलग कर हिस्सों में बांट देना, ठीक है। तो जब बिल खोदते हैं बरोइंग एंड वेजिंग की वजह से जो मटेरियल होता है वो अलग अलग होता है। बरोइंग की वजह से वो तो खोद के बाहर निकाल देते हैं, और जब मूवमेंट होती है तो सरफेस भी में भी दरार तो आएगी ना, तो क्रैक्स तो पड़ेंगे, तो वेजिंग भी होती है। बाय ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जैसे कि कौन कौन से, हमारे अर्थवर्म्स करता ही है, टर्माइट्स, दीमक एंड रोडेंट्स, चूहा खरगोश वगैरह रोडेंट्स आते हैं, ठीक है। ये सब ऑर्गेनिजम्स की वजह से बरोइंग और वेजिंग होती है, जिसकी वजह से हेल्प इन एक्सपोजिंग द न्यू सरफेस, जिसकी वजह से नया सरफेस तैयार होता है, एक्सपोज होता है। किस लिए? केमिकल अटैक, केमिकल वेजिंग के लिए नया सरफेस तैयार हो जाएगा। एंड असिस्ट इन पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, और मॉइस्चर और एयर के पेनिट्रेशन में भी असिस्ट करता है। ये कैसे? देखिए, ये सरफेस है हमारा रोग, किसी भाई साहब ने यहां से बिल खोदना स्टार्ट किया और यहां से निकल गए, यहां से निकल गए, ठीक है। अब आप सोचो, जब बारिश होगी, पहले पानी सिर्फ इस यहां तक आता था, सिर्फ इस रीजन की वेदरिंग होती, वैसे तो पूरे की होगी। अब क्या होगा? अब पानी अंदर जाएगा, ये पूरे में जाएगा, ये पूरा सरफेस मिल गया, नहीं मिल गया वेदरिंग के लिए? एयर भी जाएगी कि नहीं जाएगी? मॉइस्चर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर कोई केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, कोई मिनरल्स ऐसे होंगे, तो वो भी अंदर जाएंगे, है ना। तो केमिकल और फिजिकल वेदरिंग के लिए सरफेस नया मिल गया। फिजिकल वेदरिंग तो उनकी मूवमेंट से होती है, फिजिकल वेदरिंग तो हो ही गई। जब ये यहां से बिल निकला, इसने सारी मिट्टी बाहर निकाली होगी, तो इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया इस रॉक के, तो फिजिकल वेदरिंग तो ऑलरेडी हो ही गई, है ना। अब सपोज करो कल को ये जब बिल बड़े हो जाएंगे, अलग अलग तरीके के बिल बन जाते हैं, इधर उधर 2 4 10 15 बिल बन गए, तो ये रॉक तो अपने आप में टूट ही जाएगा, होता है ना ऐसा। तो फिजिकल वेदरिंग भी हो रही है, और केमिकल वेदरिंग कैसे? केमिकल अटैक के लिए नया सरफेस मिल गया है, एयर को, वाटर को, और नए नए केमिकल्स जो होते हैं उनको। समझ आ गया यहाँ तक? तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आई गेस आपको बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। अब और जो बात कह रहा है बायोलॉजिकल वेदरिंग में एनसीईआरटी, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। चलिए, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ लिया, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है पढ़ लिया। एक बड़ा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के लिए सरफेस दोबारा से अवेलेबल हो जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसकी वजह से फिजिकल क्या बोलते हैं चेंजेस आते हैं किसी भी रॉक या स्ट्रक्चर में। उसी के साथ साथ केमिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह एक्टिविटीज की वजह से केमिकल वेदरिंग के लिए भी सरफेस अवेलेबल हो जाता है, ज्यादा सरफेस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी रोडेंट ने बिल खोदा, अब उस बिल में पानी भी जाएगा, तो पानी को ज्यादा सरफेस नहीं मिल गया एक्ट करने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, है ना, हाइड्रेशन के लिए। पढ़ा था ना हमने केमिकल वेदरिंग में, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, तो पानी को भी सरफेस मिल गया, तो सरफेस मिल जाता है ज्यादा, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब कह रहा है ह्यूमन बींग्स का क्या रोल है। सबसे ज्यादा अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा रोल तो ह्यूमन बींग्स का ही आएगा। तो ह्यूमन बींग्स का क्या रोल है यहाँ पे? ह्यूमन बींग्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग वेजिटेशन। अब ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? जहां पेड़ थे वहां से काट दिए, जहां पेड़ नहीं थे वहां पे लगा दिए, जंगल साफ करके खेत लगा दिए, ऐसा कर रहे हैं ना ह्यूमन बींग्स। तो वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। प्लाइंग, प्लाइंग मतलब खेती करना, हल जोतना, एंड कल्टीवेटिंग सॉइल्स, और सॉइल्स को कल्टीवेट करना। जब खेत जोतते हैं तो क्या होता है, हम जब कल्टीवेट करते हैं फील्ड को, तो जो सॉइल होती है ऊपर की नीचे चली जाती है, नीचे की ऊपर जाती है, समझ गए? जो ऊपर था मामला, जो ऊपर मिनरल्स थे वो नीचे चले गए, नीचे वाले ऊपर आ गए। अब वेदरिंग के लिए दोबारा सरफेस नया मिल गया। ऐसे होता है, फिर अगली सीजन में फिर दोबारा कल्टीवेटिंग होगी। यही हो रहा है ना ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। वेजिटेशन, हम जहां पे जरूरत नहीं थी वहां पे वेजिटेशन लगा दिया। अब वेजिटेशन मैंने आपको बताया था कि वेजिटेशन इरोजन को रोकने में हेल्प भी करता है, सोइल को बांधता भी है, लेकिन अगर पत्थरों के बीच में दरारें आ जाए तो पत्थरों को तोड़ भी देता है। जड़ें आ जाए, अगर मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ है, उसकी जड़ किसी पत्थरों के बीच में से पास कर रही है, तो पत्थरों को ब्रेक कर देगा, उनके उनके जो जॉइंट्स उनको वीक कर देगा। ऐसा होता है ना। तो वेजिटेशन, प्लाइंग बता ही दिया, प्लाइंग से तो जमीन खुद ही जाती है, जब खुदेगी तो ऑब्वियसली बात है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा एयर और मॉइस्चर को काम करने के लिए। और कल्टीवेटिंग सॉइल्स वही सी चीज है। ऑल्सो हेल्पिंग मिक्सिंग। अब ये किस चीज में हेल्प करती है? मिक्सिंग में,
क्रिएटिंग न्यू कॉन्टेक्ट, और नए कॉन्टेक्ट बनाने में, किसके, बिटवीन एयर वाटर एंड मिनरल्स इन द अर्थ मटेरियल्स। अगेन वही चीज, एयर वाटर और मिनरल्स में जब कॉन्टेक्ट होगा तो केमिकल वेदरिंग होगी, और ज्यादा वेदरिंग स्टार्ट होगी, तो वेजिटेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन से, प्लाइंग से और कल्टीवेशन से, इन सब चीजों में हेल्प मिल जाती है। किसमें हेल्प मिल जाती है, एयर वाटर और मिनरल्स के मिक्सचर में होने में हेल्प मिल जाती है, और ज्यादा सरफेस अवेलेबल हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। समझ आ गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ। डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमिक, कार्बोनिक एंड अदर एसिड्स। अब ये क्या कह रहा है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स तो डीके भी करते हैं, जब वो मर जाते हैं तो मरेंगे ना, तो जब डीके करेंगे तो कुछ एसिड प्रोड्यूस होते हैं, वो एसिड होते हैं, ह्यूमिक एसिड भी होते हैं, कार्बोनिक एसिड भी होते हैं, और कुछ और एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूस हो गए, उनकी वजह से क्या होता है, विच एनहेंस डीके एंड सोल्युबिलिटी ऑफ सम एलिमेंट्स, जिसकी वजह से डीके और सोल्युबिलिटी कुछ एलिमेंट्स का, जो कि अर्थ के सरफेस में मौजूद है, अर्थ के सरफेस में जो कि क्या बोलते हैं, डीके और सोल्युबिलिटी ऑफ सम, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं अर्थ के सरफेस में, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनका डीके और सोल्युबिलिटी उन एसिड्स के मिलने से बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? पहले जो क्या है, सरफेस था, ठीक चल रहा था, अब यहाँ पे एक जानवर जी मर गए, भाई साहब मर गए, तो कुछ एसिड्स रिलीज हुए इस रीजन में, जिसकी वजह से इस सरफेस का डीके, इस सरफेस के एलिमेंट्स है उनका डीके और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। पहले पानी में इतना ज्यादा सोल्व नहीं, या किसी भी केमिकल में इतना ज्यादा ये सॉल्यूट नहीं, डिजोल्व नहीं हो पा रहे थे, अब बहुत ज्यादा डिजोल्व हो रहे हैं, बहुत जल्दी इनका जो केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस है वो फासन हो गया, और जल्दी जल्दी रैपिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हम पढ़ लेते हैं। प्लांट रूट्स, अब प्लांट रूट्स की बात आ गई। एक्सर्ट ट्रिमेंडस प्रेशर, वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालती है, किसके ऊपर, ऑन दी अर्थ मटेरियल्स, अर्थ मटेरियल्स के ऊपर प्रेशर डालती है। बताया था मैंने आपको, रॉक्स के बीच में से गुजरेंगी तो दरार आ जाएगी, है ना, मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट, और उन्हें मैकेनिकली जो सरफेस है अर्थ का उसको, जो मटेरियल है अर्थ का उसको तोड़ देती हैं। तो रॉक्स, प्लांट्स भी, सपोज किए कहीं पे प्लांट, यही बायोलॉजिकल एक्टिविटी है प्लांट रूट्स, है ना, प्लांट्स भी तो लिविंग ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, आई होप आपको समझ आ गया है। एनसीईआरटी में जो लिखा वही पढ़ाया, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ाया, और जो एनसीईआरटी में लिखा है ऐसा कुछ नहीं है जो छोड़ दिया, सब कुछ पढ़ाया जो एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर आपका, सॉरी ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग, एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के बारे में बताएगा, एक्सफोलिएशन क्या होती है। एक्सफोलिएशन बेसिकली परत दर परत उतरना, जैसे अनियन होती है, अनियन के छिलके उतारते हैं उसको एक्सफोलिएशन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं क्या होता है एक्सफोलिएशन, पूरी समझाई जाएगा अच्छे तरीके से। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिए, दोबारा पढ़ा दूंगा, और बाकी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।